अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। हमारे साथ हमारा ट्विटर हैंडल है जियो पाकिस्तान टीवी। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं ये आप हमें बता सकते हैं जियो पाकिस्तान टीवी पे। आपको पता है ना फिर वो ट्विटर पे, लेकिन प्लीज जंग ना शुरू कीजिएगा क्योंकि आजकल ट्विटर पे जो है ना वो बहस होते होते एक लड़ाई की सूरत हाल बाज मामलात पर इख्तियार कर जाता है, जैसे औरत मार्च वाले मामले में हुआ ना वो वहाँ भी कुछ ऐसा हुआ। मतलब ट्विटर हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, हाँ बिल्कुल इनको ये कहते हैं। तो लिहाजा ये बड़ा आसान हो गया, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। एवं बेतुकी लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा एक्चुअली हमने उसके बारे में भी लेटर इन द शो बात करनी है। बट येस, अब्दुल्ला इज़ वेरी राइट। प्लीज़ डू टेल अस कि आप कौन कौन सी टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। अब्दुल्ला भी आपने कह दिया कि आप कराची को ही कर रहे हैं आज के लिए। बिल्कुल, ऑब्वियसली आज के लिए कराची पे अगले मैच में हम देखेंगे, नहीं भी हो सकती है। यानी किसी के हो के ना रहना, मतलब हर बार ना बदल लेना कि क्या हो रहा है क्या नहीं। एक दफा फिर आपको खूबसूरती हम बार बार कहते हैं ना कि सब टीमें हमारी हैं, तो फिर हम कहीं भी किसी भी वक्त अपनी ही डायरेक्शन बदल सकते हैं। इसलिए लिहाजा मायूस तो होना ही नहीं है, बिकॉज यू कैन चेंज योर डायरेक्शन और जो जीत रहा हो आप उसके साथ जीतना स्टार्ट हो जाए। कल इस्लामाबाद की टीम कहाँ पहुंची हुई थी? 2 दरिया पे खाने बताया भी नहीं आपको कि हम भी सारे वहाँ पहुँच जाएं। देखिए कितना मज़ा आ रहा है इस वक्त कराची वालों को कि सारी टीम्स इधर आई हुई हैं। वेर एवर यू गो, कल परसों मैं कहीं जा रही थी तो थोड़ी देर के लिए एक नाका सा लगा हुआ था। मैंने कहा दिस इज़ वेरी अनलाइक कराची, ये क्यों लगा हुआ है? फिर बड़ी बड़ी बसें निकलना स्टार्ट हो गई एंड वी न्यू इट वॉज द क्रिकेटर्स, और उनको सब माफ़ है इस वक्त बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग सो मच एंटरटेनमेंट इन दिस सिटी। अच्छा जी, टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया है। पेशावर और कोयटा पहले राउंड की टॉप की टीमें थी और इनका मुकाबला आपने ऑब्वियसली देख लिया है। तो इस परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको लगता है कि इस बार चैंपियन इन्हीं में से कोई एक होगा? दोनों टीमें पेशावर और कोयटा की डेफिनेटली टॉप क्लास क्रिकेट खेलती हुई ऑल थ्रू आउट नज़र आई हैं। ऑल्दो के कुछ विन और कुछ लॉसेस भी साथ अटैच्ड है, लेकिन परफॉर्मेंसेस, प्लेयर्स, उनका प्रोफेशनलिज्म, ये तमाम चीज़ों को देखते हुए आज मैं पहले भी अपने प्रोग्राम में यही कहा कि ये दोनों टीमें फाइनलिस्ट ही लग रही हैं मुझे। तो बिल्कुल ये कहना दुरुस्त होगा कि इनकी वे ऑफ स्टाइल की वजह से ये टीमें ही होंगी मोस्ट लाइक। अच्छा शोएब, नेशनल स्टेडियम आपने मैचेस देखे होंगे, कल का मैच भी देखा। नेशनल स्टेडियम की पिच, बाउंड्रीज वगैरह पिछले मैचेस के मुकाबले में थोड़ी अलग सी नजर आई। T20 के लिए यही ठीक है या पहले की तरह जरा छोटी बाउंड्री वाला फॉर्मूला सही था? मोस्ट डेफिनेटली क्रिकेट की ब्यूटी जो है, अगर इसको और भी छोटा लेस सपोज कैरम बोर्ड की तरह कर दें तो वो उसका चार्म नहीं रह जाता। लोगों ने डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले के अपने स्ट्रोक खेलना शुरू कर दिए थे जब पिछले मैचों में बाउंड्री बहुत छोटी थी। ऑल्दो स्पेक्टेटर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर अच्छा था कि चौके छक्के लग रहे थे, लेकिन आज ट्रू जो कलर्स हैं, एक क्लास एक्ट प्लेयर को खेलते हुए नज़र इस बड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर ज़्यादा देखने में मज़ा आता है। और मेरा अंदाज़ा है प्रोफेशनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिकेट की ब्यूटी नॉर्मल साइज़ या एटलीस्ट जो आज जो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जो बाउंड्री साइज़ वही बेहतर हैं। अच्छा चलिए, ये तो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। आज की बात कर लेते हैं। अब मैच है इस्लामाबाद और कराची का, और इनमें से फेवरेट कौन है आपका और क्यों? देखिए, फेवरेट टीम तो मोस्ट डेफिनेटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इस्लामाबाद देती आ रही है। हम कराची बॉर्न हैं तो डेफिनेटली कराची के साथ एक अटैचमेंट अपनी जगह ज़रूर है। और फेवरेट इन दोनों में टीमें ऑफकोर्स जो ऑन द डे होता है कि कौन 5-7 ओवर का एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जहां आपको नर्व्स और स्टील दिखाने पड़ते हैं और यू गॉट टू रेज द लेवल ऑफ द बार। उस जो टीमें इस तरह की चीज़ें करती हैं, कुछ थोड़ा फील्डिंग एक्ट अच्छी हो, कैचिंग वगैरह अच्छी हो, तो वो टीमें सरपास कर जाती हैं दूसरी टीमों से। लाइक आई सेड, कराची की टीम के लिए मैं ज़्यादा फेवर में हूँ, प्रोफेशनलिज्म के साथ खेलती भी आई है। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका भाई। वो तो कहते हैं कराची से ऑब्वियसली उनका ताल्लुक है इसलिए कराची को सपोर्ट करें, लेकिन परफॉर्मेंस इस्लामाबाद की बेहतर है। दैट इज़ वेरी ट्रू। लेकिन सारों का कहना यही है, अब किसी से पूछेंगे कि जी आपकी कौन सी फेवरेट टीम है, जहाँ से वो बिलोंग करते होंगे उसी का कहेंगे ना। और अगर नहीं कहेंगे तो बड़ा ऑफ लगेगा कि भाई क्यों, अगर आप लाहौर से हैं या वेरेवर से हैं तो आपने वहाँ का नाम क्यों नहीं लिया।
तो हेंस। लेकिन अब क्या करें कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वो हमेशा ही निकल जाते हैं और नीचे से पहले नंबर पर आते हैं, तो हम क्या करें? अच्छा, इसलिए तो मैंने 2-3 रखे हुए हैं ना बीच में, हमें जहाँ से जीना छोड़ देना चाहिए मेरा ख्याल। अच्छा जी, लेट अस मूव टू हॉलीवुड। और हॉलीवुड की एक बात बताते हैं जो कि काफ़ी हैरान कुन, कल से हम बात भी कर रहे हैं इस बारे में। तो हॉलीवुड के सुपरस्टार है जॉनी डेप और अदाकारा एम्बर हर्ड के ज़बरदस्त माशके के बाद शादी और 1.5 साल के अंदर तलाक ने तो ऑब्वियसली मदाहों को हैरान किया है। लेकिन जब अदाकारा एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप पर घरेलू तशद्दुद के इल्ज़ामात आयद किए तो मद्दाहों को इससे बड़ा झटका लगा था और एम्बर हर्ड ने वॉशिंगटन पोस्ट में एक मज़मून के जरिए जॉनी डेप पर घरेलू तशद्दुद के इल्ज़ामात लगाए थे, जिसके खिलाफ जॉनी डेप ने मुकदमा किया। और इस अब वर्जीनिया की अदालत ने फैसला दिया है कि एम्बर हर्ड घरेलू तशद्दुद का शिकार नहीं बल्कि इसकी मुर्तकिब हुई थी, एज इन वो खुद तशद्दुद करती रही हैं जॉनी डेप पे, बजाय इसके वो विक्टिम नहीं थी। शी वाज द वन हु वाज अब्यूजिंग हर पार्टनर। उन्होंने खुद जॉनी डेप पर तशद्दुद किया और उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने के लिए फिर झूठे इल्जामात भी लगाए। शी वाज वेरी क्लेवर। और आपको पता है कि एम्बर हर्ड के इन इक़दामात के बायस इतने बड़े सुपरस्टार मेगा स्टार जॉनी डेप सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले ये अदाकार थे। इनका करियर तकरीबन तबाही के दहाने पे पहुंच चुका था या है। लेट्स सी कि ही कैन रिकवर फ्रॉम दिस और नॉट। ओपिनियंस अगेंस्ट हिम, मतलब कितने ही वो सो लव्ड बाय एवरीबॉडी और कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं। तो इनका तो बिल्कुल ही जैसे एक ग्राफ डाउन हो गया उसके बाद। और ये कहते रहे थे कि इस किस्म का कुछ नहीं है, लेकिन अब ये प्रूव हो गया है कि एक्चुअली शी वाज द वन जिन्होंने सारी गेम चलाई थी। सब ये सारी जो चीज़ें भी, जो फेस पे इनके स्कार्स थे और जो तशद्दुद की चीज़ें थी, वो भी झूठ था। अंदाजा जरा आप करें। जरा ये जो जबरदस्त माशके का हमने टर्म इस्तेमाल किया था ना, इसमें जरा फौरन डिसीजन ले लिया करें शादी वादी वाले। आपको बताएं कि जाली अकाउंट्स केस में क़यादत के तंग होता जा रहा है घेरा और पीपल्स पार्टी को फ्रंट फुट पर ले आया है। बिलावल भुट्टो का बदलता हुआ लहजा बढ़ते हुए दबाव की कहानी सुना रहा है। सिंध असेंबली में स्पीकर सरराज दुरानी से मुलाकात के बाद पीपी चेयरमैन का कहना था कि कौमी एहतसाब ब्यूरो में फरिश्ते को भी चेयरमैन बनाया तो वो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ही करेगा। मुलजिम सिंध का अकाउंट्स सिंध के, मगर केस पिंडी में चलेगा। जाली अकाउंट्स केस की मुंतकली हदूद के असूल की खिलाफ वर्जी है। For the Bureau of Political Engineering to arrest the Speaker of the Sindh Assembly, ये पैगाम दिया जा रहा है कि the chairman NAB condones such actions। मैं एक बार फिर डिमांड करता हूं कि चेयरमैन NAB अपना इन्वेस्टिगेशन करे, अपने ऑफिसर्स को अकाउंटेबल करे, वरना हमें इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, हमें इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना था कि हुकूमत में इंतहा पसंदाना सोच रखने वाले वज़रा की मौजूदगी का पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कम से कम 3 वज़रा ऐसे हैं जो कलअदम तंजीमों से हमदर्दी रखते हैं। मजबूर किया तो उनका नाम भी ले लूँगा। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन 18वीं तरमीम, जमहूरियत और मौशी और इंसानी हकूक़ के दिफा के लिए जेल जाने को तैयार है। 3 ministers have got a record and a history when it comes to banned organizations। इस किस्म की ज़हनियत अगर कैबिनेट में है तो हम नहीं मान सकते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल हो रहा है। 18th अमेंडमेंट हमारे लिए रेड लाइन है। आप 18th अमेंडमेंट के खिलाफ जो कदम उठा रहे हैं हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तैयार हूँ, मैं खुद तैयार हूँ सड़कों पे निकलने के लिए, लॉन्ग मार्च करने के लिए और जिद्दोजहद करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड आपको बताएं कि हुकूमत का कहना है कि ये सब सिर्फ करप्शन पर सजा से बचने के बहाने हैं। अपोजिशन के साथ क्या लड़ाई झगड़ा है? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमने सिर्फ इनको गर्दन से दबोचा हुआ है कि हम आपको करप्शन नहीं करने देंगे, और आपने जो करप्शन का पैसा कमाया है वो पाकिस्तान के लोगों को वापस करना है। ये जो अपोजिशन की एक कह लीजिए कि जो वो बेचना चाह रहे हैं ये बिक नहीं रही है। अपने घर वालों से भी पूछेंगे कि नवाज शरीफ जरदारी करप्ट हैं तो सारे घर वाले कहेंगे हैं तो करप्ट हैं, लेकिन अब आप उनके साथ हैं, हम क्या करें।
बिलावल का मजीद कहना था कि कैसे हो सकता है कि मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी और कलअदम तंजीमों के खिलाफ कुछ नहीं। आप 3 बार वज़ीर आज़म रहने वालों को गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन कलअदम तंजीमों वालों को नहीं। इसी पे ज़रा बात करते हैं। पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। प्लान क्या है? बिलावल तो लॉन्ग मार्च जेल भरो तहरीक का जिक्र कर रहे हैं, क्या करने वाली है पीपल्स पार्टी? साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अचानक बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं और उनका लहजा भी बड़ा बदला है। उन्हें हुकूमत से बहुत शिकायत हैं, तो अचानक सडनली ऐसा क्या हो रहा है? क्या जाली अकाउंट्स केस में जरदारी साहब के खिलाफ तंग होता घेरा ही मसला बन रहा है आपके ख्याल में? देखिए, बिलावल साहब बहुत अरसे से सिंध गवर्नमेंट के साथ वफाक का जो सलूक है और मुसलसल जो बदज़बानी हुकूमत, वज़ीर आज़म वज़रा, उनके बाकी साथी जिस तरह असम्बलियों में, मीडिया में हर वक्त करते रहते हैं बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी अदालती फैसले के, वो खुद ही फैसले साबित करते रहते हैं। और फिर उनके वज़रा ने जिस तरह आइन के साथ, 18वीं तरमीम के साथ और सिंध के अंदर खास तौर पर सिंध हुकूमत को जो उनके प्रोजेक्ट रोके जा रहे हैं, वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है, गवर्नर को इन्वॉल्व कर रही है, उसके ऊपर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कराची को जो उन्होंने पैकेज देना था वो नहीं दिया और इसके ऊपर उनका बहुत अरसे से तहफ़्फ़ुज़ चल रहा था। और जब कराची को, जो सिंध को उनके पैसे नहीं मिल रहे फेडरल फंड से, ये तो ऑलरेडी वो करते आ रहे थे। बिलावल साहब जाके मियां नवाज शरीफ साहब से मिलते हैं कि उनकी इयादत की जाए और उस मीटिंग के अंदर भी एक सुपरिटेंडेंट जेल बैठे हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल बैठे हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल बैठे, तो 3 सरकारी मुलाजमों की मौजूदगी में हम 6 लोग बैठ के वहाँ मुलाकात कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमने ऐसी कौन सी बातें कर दी होंगी जो बड़ी सीक्रेट है, हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश है, फला तो उसको गवर्नमेंट ने जिस तरह प्ले अप किया, फिर हमारे साथ जो सलूक हो रहा है इस वक्त मुसलसल, तो ज़रूर गुस्सा आ जाता है। और गुस्से का इजहार थोड़ा बहुत नौजवान भी है और जवानी में गुस्सा जरा आ भी जाता है। कायरा साहब, बिलावल ये कहते हैं कि अगर चेयरमैन नाब ने कोई एक्शन ना लिया तो वो खुद एक्शन लेंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं, आप सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, किस तरह के एक्शन का इरादा है उनका या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? ये बेसिकली ना जी, ये जब जिस तरह की गुफ्तगू होती है तो कहा यही जाता है, ये बेसिकली एक एक्शन कराने के लिए अल्फाज होते हैं। ये तो नहीं है कि हम कानून अपने हाथ में ले लेंगे, ये तो नहीं है कि हम अदालत बन बैठेंगे, लेकिन हम बहरहाल अपना जो रोल है असम्बलियों के अंदर और बाकी जगहों पे, तो वहाँ पे भी इस मामले को एजिटेट करेंगे और इनको मजबूर नहीं, ये है कि उनको एहसास जरूर दिलाएंगे कि वो जो उनकी ड्यूटी है वो पूरी करें। राइट कायरा साहब, फाइनल क्वेश्चन टू यू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च और एहतजाजी तहरीक का इशारा भी दे दिया है, तो ये हमें बताइएगा कि ये फैसला नवाज शरीफ से मुलाकात से पहले हुआ या बाद में? क्या हम मुश्तरका अपोजिशन की कोई तहरीक देख रहे हैं? मैंने पहले भी गुजारिश की है कि मियां नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकात हुई उसमें हम 5 लोग चेयरमैन साहब के साथ शामिल थे, चेयरमैन साहब और 4 लोग हम थे, मियां साहब थे और 3 सरकारी मुलाजिम थे। उनकी मौजूदगी में कोई ऐसी बातें नहीं हो सकती कि हमने कोई सीक्रेट बात की और अब उसके नतीजे में बिलावल साहब ने कोई तहरीक शुरू कर दी, ऐसा नहीं होता। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई अलायंस बनना हो तो उसके लिए इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ साहब, उनकी सारी जमात, हमारी क़यादत जरदारी साहब और बिलावल साहब और उनकी सारी जमात, मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी जमात, वली खान साहब, असमदियार वली खान उनके साथी सारे मौजूद होते हैं, सिराजुल हक साहब मौजूद होते हैं, तो वहाँ मुलाकातें हो सकती है, वहाँ अलायंस फॉर्म हो सकते हैं, वहाँ गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक की बात हो सकती है। तो ये एक गलत परसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बिलावल साहब ने कहा वो एक साथी के सवाल के जवाब में है, वो उनका ओरिजिनल थीम नहीं है। उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम यहाँ तक जा सकते हैं, हम ये भी करने को तैयार हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च ऐलान कर दिया है, वो एक वार्निंग के तौर पर, क्वेश्चन के तौर पर बात कर रहे हैं। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका कमर ज़मान कायरा हमारे साथ मौजूद है। लेट्स सी कि जी आने वाले दिनों में कोई सियासी तहरीक हमें नज़र आती है या नहीं नज़र आती, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खासे हमें चार्ज नजर आए और खासे गुस्से में भी दिखाई दिए। लुक लाइक ही मेंट बिजनेस दिस टाइम। थैंक यू सो मच फॉर योर ट्वीट और बढ़िया आपने तो मतलब साइड नहीं मचाया होने से आज कुछ। अच्छा, साथ मेरा सफाई का आपने देखे अंदाज, बस इतना कर लो काफी है।
अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है। आपको पता है कि अभी औरत मार्च विच टुक प्लेस ऑन द 8th of March, उस पर हालांकि सोचा था कि बड़े आराम से हो जाएगी और सब कुछ ठीक होगा, जो सब कुछ ठीक भी होगा, लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट एक जंग छिड़ गई सोशल मीडिया पे, बिकॉज ऑब्वियसली लोग फॉर थे, कुछ लोग अगेंस्ट थे। और सोशल मीडिया, जिस तरह के हम शुरू में भी बात कर रहे थे, वो ऐसी जगह है कि जहाँ आप लिटरली ऑल गन्स आउट करके एक दूसरे को अटैक कर सकते हैं। तो लिहाजा ये हुआ, लेकिन हम उसकी थोड़ी सी डिटेल को दावत भी दी गई। उसमें कुछ यस ऑब्जेक्शनेबल स्लोगन्स एंड पोस्टर्स थे। औरत मार्च के चंद पोस्टर्स मुतनाज़े बन गए। सोशल मीडिया पर तो जैसे एक जंग छिड़ गई। जो जुबान नागवार गुजरी, लोग खुद ऐसी ही जुबान इस्तेमाल करते नजर आए। यौम ख़वातीन के औरत मार्च से मंसूब ये पोस्टर्स वही हैं जिनमें कुछ फोटोशॉप्ड भी हैं और इन पर सोशल मीडिया और कई चैनल्स पर गर्मा गर्म बहस भी हो रही है। इन पोस्टर्स में ख़वातीन के हकूक़ से मुताल्लिक जो जुबान और तस्वीर इस्तेमाल की गई, उन्हें जारहाना या मुतनाज़े तो कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि लोग एक दूसरे से दुश्मनी पर उतर आए। और अफसोस की बात यह है कि हुआ कुछ ऐसा है, कुछ मर्द और ख़वातीन ने इन पोस्टर्स को अपना ज़ाती मसला बना लिया और सोशल मीडिया पर इन पोस्टर्स के हामियों पर चढ़ दौड़े। और जवाबन भी कुछ यही हुआ। अखलाकियात की हदूद कहीं पीछे रह गई। जैसे कि जी फिल्म स्टार शान का केस अगर आप देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। शान को ये पोस्टर्स पसंद नहीं आए, उन्हें इसकी ज़बान भी बुरी लगी और उन्होंने इसका इजहार अपने ट्वीट्स में भी किया। शान कहते हैं कि उन्हें मार्च से इख्तलाफ नहीं, उनकी अहलिया और बेटियां भी शरीक हुई थी इस मार्च में, लेकिन पोस्टर्स की ज़बान इंतहाई नामुनासिब थी। हम आपको ट्वीट दिखा भी रहे हैं। उन्होंने की थी, If I didn't believe in the march, I wouldn't support my wife and daughter going to it. They were at the venue holding placards. My father's songs were sung at the march in Lahore, but they left and they also felt that some of the words could have been written differently. तो लिहाजा उन्होंने कहा कि मैसेज तो ठीक था, लेकिन तरीका जो था वो सही नहीं था। इससे भी वैसे और भी बहुत कुछ कहा, लेकिन इस पर किसी खातून ने शान को स्टूपिड कह दिया, तो शान ने बड़े तहम्मुल से इसका जवाब दिया और कहा कि वो इस सतह की ज़बान इस्तेमाल ना करें। ये हम आपके सामने आपको दिखा भी रहे हैं। पहली ट्वीट है उसमें मुझे को इतना उन्होंने वर्ड्स एक्सप्रेस डिफरेंटली का लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने कुछ बुराई नहीं की। एक्चुअली अगर आप देखें तो जिसने पहली ट्वीट्स की थी तो उन्होंने इतना जारहाना अंदाज नहीं लिया था। उसके बाद जब वो जवाबी फायरिंग और ये सब कुछ स्टार्ट हुआ तो नेचुरली लोग ज़रा जज्बाती भी हो गए। अच्छा, फिर उन्होंने शान ने जो ना करने का वादा किया था वही कर दिखाया और तनकीद करने वालों को दिमाग के कीड़े को मारने के मशवरे देने लगे और ये हम आपको सामने दिखा भी रहे हैं। अलावा ऑलराइट, सब ठीक है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पे। जाहिर है कि गैर मुनासिब बात थी। सोशल मीडिया पर एक्टिव अफराद ने शान को कहा कि आप अदाकार हैं, अपनी फिल्मों के जरिए अपना नज़रिया फैलाएं, आपकी इंडस्ट्री में ख़वातीन के साथ क्या होता है उस पर गौर फरमाएं। और फिर इस पर शान की फिल्मों से स्क्रीनशॉट्स लेके एक पूरा कोलाज बनाया गया पोस्टर्स के जरिए और फिर शान को वो पोस्ट भी किया गया। उस पर भी शान खास से नाराज़ नजर आए, लेकिन शान ने जवाब दिया कि ज़्यादा जहानत ना झाड़ें, अदाकारों पर कमेंट वो करे जो अदाकार हो और किसी का क्या काम। वैसे आई डिसएग्री टू दिस। बहुत से लोगों ने डिसएग्री किया, जैसे कि सहाफ़ी बेनज़ीर शाह को लगा कि शान की ये जो लॉजिक है ये बिल्कुल गलत है। यूँ तो शान को भी औरतों पर कमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली वो औरत नहीं है। तो ये हम आपको उनकी भी एक ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें इन्होंने कैटेगोरिकली यही शान को टैग करके लिखा। ईमान हाजिर मज़ारी को भी शान की बात में वज़न नज़र नहीं आया और उनका कहना था कि शान को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो इतने जजमेंटल हो। तो उन्होंने उनको कोट करके शान को टैग करके उन्होंने कहा कि बाय योर ओन लॉजिक यू कैन कमेंट ऑन women because you aren't one, you cannot comment on women because you are not one, and on what choices they make, who made you the judge, jury and a खटमल। तो लिहाजा ऑब्वियसली फिर दोनों एक दूसरे को सुनाना भी स्टार्ट हो गए। अच्छा, उसके बाद एक्चुअली द लिस्ट गोज ऑन, हम जरा वापस बता भी दें। सो द लिस्ट गोज ऑन, बहुत कुछ सुनाया, कौन सही है कौन नहीं है ये हम डिबेट डेफिनेटली करेंगे, लेकिन शान ने सारों को ब्लॉक करते चले गए। ऑन द कॉन्ट्री एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि एहसन खान जाहिर है कि पीडोफाइल के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात ना करें क्योंकि उन्होंने वो रोल प्ले किया। बिल्कुल। अच्छा, ये वो टॉपिक है जिस पे हमने काफी लंबी बात करनी है, आज नहीं तो कल तो जरूर करेंगे। हम इससे पहले बात कर रहे थे शान शाहिद की ट्वीट्स और औरत मार्च से जुड़ी कंट्रोवर्सी की। एक्चुअली बहुत से लोगों की थी। तो अब जी हमें ये पता चला है कि सिंध के एक MPA हैं अब्दुल रशीद और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो कराची ऑर्गेनाइजर्स जो थे औरत मार्च के उन पे FIR कटवा रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि इन्होंने बहुत तौहीन की है मर्दों की
तो लिहाजा दिस इज़ नॉट ऑन, और उन्होंने ये सोचा है कि जी मैं इनका FIR कटवाने लगा हूँ। मुत्तहिदा मजलिस अमल से इनका ताल्लुक है। उनका ये कहना है कि मर्द इससे हरास हुए हैं। अब जितने भी मर्द हजरात ये देख रहे हैं, हमें भी देख रहे हैं, वो बता दें कि भाई आप लोग इससे हरास हुए हैं कि नहीं हुए। अच्छा, और इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि कुछ लोग औरत मार्च के जवाब में मर्द मार्च की तैयारियां भी कर रहे हैं, और पाकिस्तानी अदाकार उस्मान खालिद भट्ट, आपको पता है ही इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट फेमस फेमिनिस्ट्स, उन्होंने इस मौके पर अपनी एक ट्वीट के जरिए खवातीन के हक में बात की है और मर्द मार्च की बात करने वालों को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया है। तो ये लीजिए उनकी ट्वीट आ गई है, और उन्होंने कहा है बिफोर वी टीच अ वुमन हाउ टू बी ऑनरेबल वी मस्ट फर्स्ट बिकम ऑनरेबल मेन आवरसेल्व्स। तो लिहाजा जो आगे आप औरतों को टीच कर रहे हो कि बड़ा ऑनर है, तो हमें भी थोड़ा सा ऑनर दिखाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमारे कमेंट्स जो हैं की बातें सिखाने वाले खुद भी ज़रा इज्जत से पेश आए दूसरों के साथ, और हमारी ज़बान और हमारी लैंग्वेज इसकी अक्कासी नहीं करती है। सो यस, उस्मान ने भी अपने ख्याल का इजहार किया। हम इस पे बात करेंगे, आज नहीं लेकिन बाकी कल, और कल अगले घंटे भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर ट्वीट्स। अच्छा, हमने औरत मार्च की ज़रा आज शो पे बात की, तो आपके भी सारों के ओपिनियंस आना स्टार्ट हो गए एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। बड़ा ही मज़ा आया हमें पढ़ के। जब इनिशियली ये मार्च हुआ, मार्च से पहले तो हम इस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन बाद में हम खुद अवॉइड कर रहे थे कि एक चीज़ हो गई है तो ठीक है, उस पर और क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए। लेकिन अब ये ज़रा ज़्यादा हो गया है, तो हमने सोचा हम लोगों का मौक़िफ़ भी लेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम कुछ और बातें करेंगे आपके साथ। बहुत सी बातें करनी है, टाइम आपको पता है हमेशा ही लिमिटेड होता है। 14 मार्च को एक और ख़ास बात भी है, क्योंकि आज दुनिया भर में गुर्दों के अमराज से आगाही का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। And why is that important? बिल्कुल, आपको बता दें कि पहले तो आपको बता दें कि दुनिया में हर 10वां इंसान किसी न किसी तरह गुर्दों के मसाइल का शिकार है, और हर साल 10 लाख अफराद में से 100 लोग गुर्दे फेल होने की आखिरी स्टेज की बीमारी जो है, जिसको कहते हैं ESRD, इसका शिकार होते हैं। पाकिस्तान में 2 करोड़ अफराद गुर्दों की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है, और इनमें से हर साल 20,000 अफराद की बीमारियाँ ESRD के स्टेज तक पहुँच जाती हैं। ESRD या गुर्दे फेल होने के आखिरी स्टेज की बड़ी वजूहात जो हैं वो शुगर और ब्लड प्रेशर को करार दिया जाता है, और हर साल दुनिया के 6 से 7% आबादी को डायबिटिक करार दिया जाता है, जबकि दुनिया की अडल्ट आबादी का 26% जो है हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। तशवीशनाक बात यह भी है कि इस तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हाई ब्लड प्रेशर के 58% मरीजों को अपनी बीमारी का पता ही नहीं होता, जबकि 12% मरीज बाकायदा इसे कंट्रोल करने के लिए दवा इस्तेमाल करते हैं। सो इन सब से कैसे बचा जा सकता है? इन सब से बचने का एक बड़ा आसान तरीका है वर्जिश करना, अपने आप को फिट रखना, अपना वजन अगर बढ़ा हुआ है उसे कम करना। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो जब जाहिर है आपका वजन कम होगा तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। और स्ट्रेस, आई नो कहना बहुत आसान है कि ना लिया करें, लेकिन कोशिश किया करें कि स्ट्रेस कम लें। एंड ऑल्सो एक बड़ी अच्छी सी जो एक आपको बता दें रेमेडी फॉर एनी काइंड ऑफ एलिमेंट, कोई भी बीमारी हो वो इससे बहुत आप बचा सकते हैं। पानी पिए, बहुत सारा पानी पिए। यू वुड बी सरप्राइज, बल्कि रीड अप ऑन वाटर, रिसर्च करें आप पानी को कि पानी पिए। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, शुगर, वॉट एवर यू नेम इट, वो सब ठीक रहता है, हर चीज़ नॉर्मल रहती है। अच्छा जी, लेट अस मूव ऑन और आपको बताएं कि इस बार डील नहीं टाकरे का मूड है। जेल में मियां नवाज शरीफ से मिलने वालों को एक डटा हुआ शख्स नज़र आ रहा है। साबिक वज़ीर आज़म जेल में रहते हुए ही हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गए हैं, और अब इमरान खान क्या करेंगे? सियासी रहनुमा जेल से बाहर कम और जेल के अंदर मुखालफिन के लिए ज़्यादा बड़ा ख़तरा होते हैं। कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है मियां नवाज शरीफ के बारे में, जिनका जेल में रहना PTI हुकूमत के लिए मुश्किल बन रहा है। वो बीमार भी हैं, खुदा न खास्ता अगर जेल में उन्हें कोई नुकसान पहुंचा तो इसकी जिम्मेदार भी हुकूमत ही होगी। माजी में नवाज शरीफ पर सख्त तनकीद करने वाले भी मान रहे हैं कि मियाँ साहब इस वक्त नज़रियाती सियासत कर रहे हैं। मियाँ साहब के ख़िलाफ़ ये एक लोग कंस्पिरेसी बना रहे हैं। मियाँ साहब ने ख़ुद कहा है कि वो अब नज़रियाती बन गया है, और नज़रियाती कमिटमेंट के साथ इंशाअल्लाह ताला वो ये जो सियासी जदोजहद अपना जारी रहेगा। मैं ऑब्वियसली बीमार तो है, लेकिन मुझे कोई अंदाज़ा, आई हैड नो इम्प्रेशन, आई गॉट नो इंकलिंग कि कोई डील हुआ या मियाँ साहब कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए तैयार है। मियाँ साहब अपने प्रिंसिपल्स पे कायम है, और इंशाअल्लाह ताला नून लीग की अपने प्रिंसिपल्स पे कायम रहेंगे। ये तासुर भी गुज़श्ता दिनों बहुत आम रहा कि नवाज शरीफ हुकूमत के साथ कोई डील करना चाहते हैं या फिर वो थोड़ी बहुत ढील का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन गुजरते वक्त के साथ ऐसी अफवाहें ख़त्म हो गईं। और तो और इनकी सियासी हरीफ जमात पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया कि नवाज शरीफ किसी डील करने को तैयार
नहीं है। सीनियर तजियाकार सुहेल वड़ाइच हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वड़ाइच साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वड़ाइच साहब, मियां नवाज शरीफ से मिलकर आने वाले बताते हैं कि इस बार वो पीछे नहीं हटने वाले, वो जेल में ही रहने के लिए तैयार हैं लेकिन सर झुकाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो क्या ये मियां नवाज शरीफ की ज़ाती पॉलिसी है या मुस्लिम लीग नून उनके साथ खड़ी नज़र आती है आपको? देखें, ये तो हर मिलने वाले का एक अपना तासुर होता है। मैं भी उनसे मिला हूँ तो मेरा ख्याल है कि ये तासुर के वो मुदाफ़ियाना मुज़ाहमत तो कर रहे हैं लेकिन वो जारहाना मुज़ाहमत जो है वो नहीं कर रहे। तो मुज़ाहमत का भी एक अंदाज़ है, वो सरेंडर नहीं करना चाहते लेकिन अब वो कोई हमला भी नहीं कर रहे, बयानबाजी भी नहीं कर रहे, उस तरह के बयानात भी नहीं दे रहे। तो मेरा ख्याल है कि वो ज़ाहिर है वो ये तो नहीं चाहते कि उनको अपने मौक़िफ़ को बदल लें, लेकिन वो जेल के अंदर एक बड़े पुरअमन जो कैदी हैं तरह रह रहे हैं। वड़ाइच साहब, मियां साहब पहली बार तो जेल नहीं गए लेकिन इससे पहले 99 में जब उन्हें कैद किया गया था तो वो एक डील के ज़रिए ही बाहर आए, ज़ाहिर है किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। उसके बाद भी वो वज़ीर आज़म तो बन गए थे लेकिन अब उन्हें क्यों लग रहा है कि ऐसा रास्ता इख्तियार किया तो वापसी नहीं होगी? क्या हालात इतने मुख्तलिफ हैं? जी डेफिनेटली उस वक्त कोई अदालत का कोई उनके ख़िलाफ़ इस तरह का फ़ैसला नहीं आया था, इस तरह के हालात नहीं हुए थे। उस वक़्त एक मार्शल लॉ था और जब मार्शल लॉ आता है तो जमहूरी जो पार्टियां हैं उनको तवक्को होती है कि जब मार्शल लॉ उठेगा तो फिर वो दोबारा आ जाएंगे। अब बिल्कुल सिचुएशन ये है कि फ्रंट के ऊपर एक सियासी जमात है और जो है इसलिए मियां नवाज़ शरीफ को हालात मुख्तलिफ नज़र आते हैं लेकिन ज़ाहिर है सारे पॉलिटिशियन ही मायूसी जो है ना उसको पसंद नहीं करते। तो मियां नवाज़ शरीफ में भी कहीं उम्मीद की किरण होगी मौजूद, लेकिन ऐसे ये भी लगता है मुझे कि वो अपनी तकदीर पर इस तरह से समझते हैं कि शायद मैं इस सलूक का मुस्तहिक नहीं, और बेबसी उनके चेहरे से मुझे ख़ास कर नज़र आती है और जो है वो चाहते हैं कि इस बेबसी वो सरेंडर ना करें और कोई रास्ता निकला। राइट। फराज साहब, ये भी बताइएगा कि क्या मियां नवाज शरीफ की इस नज़रियाती तब्दीली और फिर उस पर साबित कदम रहने से हुकूमत को कोई नुकसान हो सकता है और क्या हुकूमत को अंदाज़ा है कि उनके लिए सूरत हाल कैसी है? देखें, जो आम तौर पर हुकूमतें होती हैं उनको ना इस तरह की किसी छोटी तहरीक से ना इस तरह की किसी कैद से हटाया जा सकता है, वो तो अपने दबाव से ख़ुद ही गिरती हैं। इमरान ख़ान की हुकूमत उस वक़्त गिरेगी जब मुआशी हालात उनके कंट्रोल में नहीं आएंगे। हाँ, होता यह है कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो ये जो कौमी यादाश्त होती है, जो सियासी यादाश्त होती है, जो अवामी यादाश्त होती है, उसमें ये बातें रिकॉर्ड होती जाती हैं। उसमें इनका जो रिकॉर्ड है, अगर हुकूमत जो है वो उस रिकॉर्ड को क्रॉस कर जाए या कुछ ऐसा रिकॉर्ड बना दे जो आवाम के जहन कबूल ना करें, तो उस हुकूमत के लिए मुखालफत जन्म लेती है। और अगर ऐसा ना हो, थोड़ी बहुत गलतियां अगर हुकूमत करती रहे तो लोग बर्दाश्त करते हैं। इसलिए देखना ये होगा कि अगर तो मियां नवाज़ शरीफ को जेल में कुछ हो गया तो फिर मैं समझता हूँ कि अवामी यादाश्त की जो रिकॉर्डिंग है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। हो सकता है उसका कोई फौरी रद्द-ए-अमल ना हो, लेकिन जब कभी भी 5-10 जब भी उसका मौका आएगा फिर उसका रद्द-ए-अमल होगा। वड़ाइच साहब, लास्ट ये बताइएगा कि नवाज शरीफ का मामला सियासी भी है और ज़ाहिर कानूनी भी, अभी आप भी इसका तज़किरा कर रहे थे। अगर हुकूमत को इस सूरत हाल को हैंडल करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? एनी सजेशन दैट यू वुड लाइक टू गिव देम? मेरा ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि आइन और कानून के मुताबिक चले और आइन और कानून के मुताबिक जितनी सहूलत दे सकते हैं वो दें ताकि ज़ाती अनाद ना पैदा हो, ज़ाती दुश्मनी ना लगे। हाँ, बाकी जो है किसी को अगर अदालत ने जेल भेजा है या कानून के तहत कोई जेल में है ज़रूर रहे, लेकिन हुकूमत का काम ये होता है, अच्छी हुकूमत का, बेनेवलेंट गवर्नमेंट का, कि वो जितनी ज़्यादा सहूलत दे सकती है वो दे।
बहुत बहुत शुक्रिया ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच हमसे बात कर रहे थे। लॉट इज़ हैपनिंग ऑन दिस पॉलिटिकल फ्रंट और ऑफ कोर्स हम आपको अपडेटेड रखेंगे। लेट अस मूव ऑन। एक मामला जिसके बारे में हम रोज़ बात कर रहे हैं और करते रहेंगे क्योंकि ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। कुछ हमें समझ नहीं आ रही कि किसी को इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही। मामला सिर्फ विमेन ऑन व्हील्स या वायलेंस अगेंस्ट विमेन का नहीं है और पंजाब हुकूमत की तरजीहात का है। तो समझ तो आपको आ गई होगी किधर हम जा रहे हैं। इस पे बहुत से लोग जो हैं वो ओपिनियंस भी दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि a lot of women who are influential, who are parliamentarians, उनकी opinions नहीं आ रही। ये मामला अहम है। हम रोज इसलिए इस पे बात कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि मामला once and all settle down हो, sort out हो। लेकिन अगर आप लोग जो पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं खवातीन या सूबाई असेंबलियों में बैठी हुई हैं, इस सिलसिले में कुछ नहीं करेंगी, नहीं बोलेंगी, तो कैसे होगा? बात अब्दुल्ला आपने की है, बिकॉज जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, जिस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, तो देन यू आर नॉट वर्किंग फॉर द पार्टी, यू आर वर्किंग फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। क्योंकि उन्होंने आपको वोट दे के उस वहां पहुंचाया है, तो लिहाजा उस वक्त बिल्कुल नजरअंदाज कर देना कि जी ये इशू तो चल रहा है लेकिन मेरी पार्टी पॉलिसी के साथ शायद मैच नहीं कर रहा, तो मुझे इस पे बात नहीं करनी चाहिए। भाई आपको वहां बिठाया क्यों है? तो एनीवे एक दफा फिर आपको बता दें कि ये विमेन ऑन व्हील्स वाले सिचुएशन की हम बात करें, वायलेंस अगेंस्ट विमेन की हम बात करें, पंजाब हुकूमत की तरजीहात हैं भी इसको ठीक करने की या नहीं, इससे ज़्यादा मायूस कुन दीगर सियासी जमातों का रवैया भी है। ये एक टेस्ट केस है जिससे सियासी जमातों की तरजीहात का पता चलता है, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून जिसके दौर में ये मंसूबे शुरू हुए, लेकिन अब तक इस पार्टी की जानिब से भी कुछ सुनने में नहीं आया। तो लिहाजा स्टार्ट इन्होंने किया था लेकिन अब ये भी डिफेंड करने को राज़ी नहीं है इसे। यानी ये कहा जा सकता है कि जहां पीटीआई की मौजूदा हुकूमत को ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मंसूबों की फ़िक्र नहीं, वहां नून लीग समेत दीगर जमातें भी इस मामले से बेपरवाह हैं। इसी पे ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून की सेनेटर नुसरत सादिक। बहुत शुक्रिया आपका नुसरत साहिबा, आपने वक्त दिया। नुसरत साहिबा, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर की बका ख़तरे में पड़ चुकी है। हम बारहा इस पे बात कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब इसके लिए फ़ंड्स जारी करने को तैयार नहीं है। आपके ख़याल में हम जानना चाहते हैं क्यों अहम है इदारा, और इसे अगर काम जारी रखना चाहिए तो इसका काम जारी रखना क्यों ज़रूरी है? मैंने ख़ुद इसको विज़िट किया और ये शहबाज शरीफ साहब जब सीएम थे पंजाब के, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था और उसको इम्प्लीमेंट किया था सलमान सूफ़ी ने। इस सेंटर में जो ख़वातीन डिस्ट्रेस्ड हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस हो या इस हवाले से वो आती हैं वहाँ पे, और उनको एक ही छत के नीचे मेडिको लीगल हेल्प मिलती है, उनको साइकाइट्रिक हेल्प मिलती है, पुलिस प्रोसिक्यूशन का वो उनको वहाँ से दायर कर सकती हैं, एफआईआर वगैरह, रिहेबिलिटेशन भी है और शेल्टर भी है। ये तमाम सहूलियात उनको एक जगह पे मुयस्सर होती हैं। इससे तकरीबन अब तक 3000 से ज़ायद ख़वातीन मुस्तफ़ीद हो चुकी हैं, उनको वहाँ पे आके हेल्प मिला है। और मैं ये समझती हूँ इसके अलावा कितनी ख़वातीन हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराई मगर फिर भी वो यहाँ पे आई हैं और उन्होंने इससे यहाँ पे उनको रिलीफ़ मिला है। ऐसे सेंटर्स जो हैं वो मैं समझती हूँ पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए। जिस एगनी से, जिस पेन से डिस्ट्रेस्ड ख़वातीन गुजरती हैं, जिनके ऊपर वायलेंस हुआ होता है, तशद्दुद हुआ होता है, मैं समझती हूँ हमें उनको हेल्प करना है और फैसिलिटेट करना है। किसी भी हुकूमत का कोई भी काम अच्छा हो उसको कैरी फॉरवर्ड ज़रूर होना चाहिए। मैं समझती हूँ ये पंजाब हुकूमत का एक वाहिद इदारा है जो पूरे एशिया में वन ऑफ इट्स काइंड है। और आपको पता है कि बाकी कई ममालिक जो हैं वो इसको रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं कि इस सेंटर को उनके मुल्क में भी बनाया जाए। साहिबा ये भी बताइएगा कि मीडिया ऑब्वियसली इस सिलसिले में आगे फैला सकता है और जो कि हम काफ़ी अरसे से कर भी रहे हैं, लेकिन सियासी दबाव भी ऑब्वियसली बढ़ना चाहिए, वो नज़र नहीं हमें आ रहा, जिसका भी हम जिक्र भी कर रहे थे। सियासी जमातों की तरजीहात में ख़वातीन कहाँ आती हैं ये तो हमें बड़ी अच्छी तरह नज़र आ गया है। आप लोग हुकूमत पंजाब से बात क्यों नहीं करते? देखिए ये इदारा स्टार्ट तो तभी हुआ जब शहबाज शरीफ साहब थे, उनके विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से कई इनिशिएटिव्स थे, उसमें से वन ऑफ द इनिशिएटिव्स ये था। तो मैं समझती हूँ हर वक्त इस पे बात भी होती है, ख़वातीन की सब बात करती हैं, तमाम जमातें बात करती हैं कि ख़वातीन को एम्पावर करना है, तो फिर क्यों ना हम मिल के सब इस एफ़र्ट में हिस्सा डालें। मैंने सेनेट में भी ये आवाज़ उठाई थी, विमेंस डे के हवाले से जब बात हुई मैंने इसी सेंटर की बात की और मैंने गवर्नमेंट को कहा कि वो इंश्योर करें कि इसको आगे के लिए इसमें बेहतरी लाएं। अगर इसमें कोई कमी रह गई है, आपको लगता है कि इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है तो क्यों ना किया जाए, तो ज़रूर हम आपका साथ देंगे इसमें। तो मैं समझती हूँ इसको आगे कैरी करना चाहिए। और नुसरत साहब ये भी बताइएगा कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर या फिर वुमेन ऑन व्हील जैसे प्रोजेक्ट जिसकी हम बात करें, गुज़श्ता हुकूमत के अच्छे मनसूबों में से एक थे, लेकिन पीटीआई हुकूमत का कहना है कि ये शोशाह के लिए बनाए गए थे। आप क्या कहेंगे, इन मंसूबों का ऑन ग्राउंड फ़ायदा हुआ?
मैसेज पहुंचाते हैं और इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है आपके मीडिया के थ्रू। मैं ये समझती हूँ कि वहाँ पे आपने ज़रूर इंटरव्यू किया होगा और बच्चियाँ जिन्होंने इस पर फ़ायदा उठाया है। तो मैं आपको एक बच्ची का भी बता दूँ जो भलवाल से है, तो उसका ताल्लुक़, क्योंकि ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब के में स्टार्ट किया गया था विमेन ऑन व्हील्स का इनिशिएटिव। तो उसमें ये एक बच्ची है जो भलवाल से, जिसके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, और उसने, क्योंकि वो घर में सबसे बड़ी थी बच्चों में, उसने इससे फ़ायदा उठाया और उसने मोटर बाइक के ऊपर वो अपने बच्चों अपने बहन भाइयों को स्कूल लेके जाती हैं, सुबह पिक एंड ड्रॉप करती हैं, और उस दौरान जब वो ड्रॉप कर देती हैं तो फिर वो अपनी इस मोटर बाइक पे समोसे और पकौड़े वगैरह बना के बेचती हैं। देखिए, ऐसी कई ख़वातीन और ऐसी कई बच्चियाँ हैं, तो क्यों ना हम उनको एम्पावर करें, और क्यों ना, जब हुकूमत कहती है कि गुर्बत की सतह के नीचे लोग रह रहे हैं और हमने उनको निकालना है गुर्बत से और पावर्टी लाइन से ऊपर लेके आना है, तो ऐसे इनिशिएटिव्स और किस्म के नए इनिशिएटिव्स भी लाए जा सकते हैं। तो क्यों ना हम उनको देखें और इस चीज़ को सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर नुसरत सादिक हमसे बात कर रही थी। टाइम कम है एंड वी हैव अ लॉट टू शो यू, तो लिहाजा जल्दी से आगे चलते हैं। तेज़ तरीन तरक्की के बावजूद जो शहरी ज़िंदगी की निस्बत आज भी देहाती ज़िंदगी पर सुकून और आरामदेह है, जहाँ ना सिर्फ आज भी खालिस अशिया जो कि क्या क्या होती हैं, खुरनोश जो डेली यूज़ किया, आपके किचन ग्रॉसरी वगैरह होती हैं, खालिस होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हवा साफ़ होती है। आपको पता है लाहौर में कुछ दिन पहले गया का इशू चल रहा था, इतनी पोल्यूशन हो चुकी है, 10 पोल्यूटेड तरीन शहरों में लाहौर शामिल हो गया है। तो ऐसे में दिल करता है कि आप ज़रा इधर उधर निकल जाएं जहां आप सांस तो साफ हवा में ले सकें। सरगोदा से हमें मलिक असगर बता रहे हैं ये सब क्या हो रहा है। शहरी जिंदगी की निस्बत देहाती जिंदगी ज्यादा पुरसुकून और हंगामा आराई से महफूज है। शहरियों की निस्बत देहातों में खाने पीने की अशिया खालस, सस्ती और मयारी दस्तयाब होती हैं, जबकि देहातों की फजा भी माहौलियाती आलूदगी से पाक होती है। शहरों में अगरचे जिंदगी की तमाम सहूलियात मुयस्सर होती हैं, लेकिन इसकी निस्बत देहातों में रहने वाले लोग शहरों के मुकाबले में ज्यादा पुरसुकून और सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं। शहर नालों पिंड दा माहौल जरा वो बहुत अच्छा है, बीमारियां शिमारियां तो बच्चे हैं यहाँ से। देहातों में सुबह का आगाज नमाज फजर की अजान से कबल ही हो जाता है। कुछ लोग खेती बाड़ी के लिए रवाना हो जाते हैं, तो कुछ जानवरों को चारा डालकर उनका दूध धोना शुरू कर देते हैं। हम लोग सुबह अपना काम खत्म कर चुके होते हैं, तब तक तमाम शहरी सोए हुए होते हैं। आबो हवा से लेके ये भैंसों का, गाय का दूध तक, जहाँ पे हर चीज खालिस मिलती है। औरत हो या मर्द, खेती बाड़ी करके न सिर्फ अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं, बल्कि अजनास उगाकर शहरी लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को भी पूरा करते हैं। देहाती ज़िंदगी शहरी ज़िंदगी की निस्बत ज़्यादा पुरसुकून और आरामदेह है। कैमरामैन ज़हीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, सरगोदा। सो लिहाजा हम अभी पोल कर लेते हैं। हम तो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आप हमें ट्वीट करें कि देहाती ज़िंदगी या फिर शहरी ज़िंदगी, या फिर अगर आप शहर में भी रहते हैं और खाना तो आपको हर 20-15 दिन बाद गांव जाना चाहिए ज़रा अपने आप को फ्रेश करने के लिए। उसमें तो मेरा ऑलरेडी वोट है, माय वोट इज विद दैट। हम आपको कुछ सुनहरे उसूल बताने वाले हैं, और जिस तरह हुमा ये लिख के लाई है ना, मुझे माशरती सोशल स्टडीज़ का, माशरती उलूम का पेपर याद आ गया, जिसे हम मार्कर से हेडलाइन लिखते थे और मैंने किया हुआ है, मैंने पूरी वो नीचे लाइनें लगाई हुई एक्सप्लेनेशन होती थी। अच्छा, बात हम एक्चुअली ये करें कि सोशल मीडिया पर झूठी और मन घड़त खबरों ने अच्छों की जो है ना वो चकरा देते हैं कि ये क्या, ये सच था नहीं था। पूछ रहे होते हैं एक दूसरे से, भाई ये खबर आई है, ये ठीक था कि नहीं था, तो क्या सही है क्या गलत है, इस पे तमीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में झूठ के गुब्बारे से हवा कैसे निकाली जाएगी, ये तरह नोटिस किया आपने, थैंक यू वेरी मच। तो इसके लिए जी माहिरीन जो है वो उन्होंने चंद कुछ असूल तजवीज़ किए हैं जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। तो सबसे पहले पिन मार दे उस गुब्बारे को तो बेस्ट ही हो जाएगा, लेकिन वो आप कर नहीं सकते। तो पहला असूल है खबर के ज़राए की तस्दीक करें। ये एक्चुअली मेरा ख्याल है द ईजीएस्ट वन, द मोस्ट कॉमन टू रिमेंबर ऑल्सो। ये तो आप फ़ौरन कर लिया करें। अगर खबर आपने पढ़ ली है, आपको ऑलरेडी दिल में शक हो गया कि ये खबर तो कुछ ऑफ लग रही है, तो इसके लिखने वाला कौन है ये देख लें, किस वेबसाइट का हवाला दिया गया है, क्या URL यानी जो एड्रेस होता है वो क्या लिखा हुआ है, इसको आप चेक करेंगे ना तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा, क्योंकि अक्सर वो बड़े क्लोज टू
द ओरिजिनल जो होता है नाम रखते हैं, थोड़ी सी चीज़ चेंज कर देते हैं एंड दे मेक इट सीम कि ये खबर सच है। जैसे कुछ स्पेलिंग की थोड़ी सी मिस्टेक कर देंगे, मिस्टेक तो नहीं, डेलिबरेटली उसे चेंज कर देंगे और उससे आपको लगेगा, आप एक मिनट में अगर गूगल को पढ़ें GOOGLE तो उसमें 3 O भी हो सकते हैं, ये डबल G भी हो सकता है। लेकिन अगर GOOGALE लिखा हो तो वो फिर गूगल हो जाता है, लेकिन लोगों को एकदम देखने से वो गूगल ही लगेगा। एग्जैक्टली। दूसरा उसूल ये है कि खबर या मवाद कब शाया हुआ, तारीख देखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। झूठी और गुमराहकुन मालूमात फैलाने वाले पुरानी खबरों को शेयर करके मौजूदा हालात पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, जबकि सियाक व सबाक से हटकर खबरों के तराशे भी शेयर किए जाते हैं। तो हमेशा मालूमात का बैकग्राउंड जो है ना, बैकग्राउंड चेक तो वैसे भी आपको कर लेना चाहिए, चाहे खबर हो और बैकग्राउंड चेक की अगर बात हो ही रही है तो आपको तीसरा असूल भी बता दें कि खबर में मौजूद दावों की तस्दीक ज़रूर कर लें, जिसको बैकग्राउंड चेक भी हम कह रहे हैं कि खबर में ये ज़रूर देखें कि जो दावा किया गया है क्या इसके हवाले से किसी वेल रिस्पेक्टेड माहिर, किसी एक्सपर्ट की राय शामिल है कि नहीं है, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा, या फिर किसी मुस्तनद इदारे ने इसकी तस्दीक की है कि नहीं, क्योंकि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, इतने वेल रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं दुनिया में, तो क्या उन्होंने भी इसके बारे में कुछ कहा है कि नहीं। और याद रखें, सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वाले ज़्यादातर हेडलाइन में सनसनीखेज दावे करते हैं, तो उससे तो पहले ही वेरी हो जाए ना कि जो चीज़ आपको बहुत डरा रही है उसमें कुछ ना कुछ तो झूठ होएगा ही होएगा। और यस, चौथा उसूल, खबर के मंदरजात का म्यार देखें। जो भी खबर सोशल मीडिया पर पढ़ें, इसके लिखने का तरीका कैसा है, कैसी जुबान इस्तेमाल की गई है, इसको ज़रूर देखें, क्योंकि ये सहाफ़ती मयार का इशारा देती है। पांचवा उसूल, फिफ्थ रूल क्या है जी, तस्वीर के बारे में ज़रूर गेस करें। बिल्कुल, और ये तो हमने एक्चुअली अभी औरत मार्च में भी देख लिया कि पोस्टर्स बिल्कुल पोस्टर्स थे, जो असल थे वो तो थे ही, लेकिन उनसे ज़्यादा डबल फोटोशॉप पोस्टर्स भी आ चुके थे, जो कि सैडली लोगों ने समझा एक्चुअली वो बड़े बुरी तरह फोटोशॉप थे, नज़र भी आ रहा था कि फोटोशॉप थे और लोग मानना शुरू हो गए। तो जी सवाल करें कि तस्वीर जाली तो नहीं है, और ये ऑब्वियसली दोबारा से आपको याद करवा दें कि कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए आप अपनी मनपसंद तस्वीरें बना सकते हैं, तो हमेशा तस्वीर को चेक करें हमेशा। हाँ, तो जिसमें आप या गूगल रिवर्स इमेज सर्च ऑप्शन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, आपको पता लग जाएगा ये इमेज कब और किस वक्त जनरेट हुआ था। छठा उसूल, तंजिया हाँ जी, सटायर को असली ना समझ लें, लिखा होता है उन मज़ामीन पर, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, पता भी चल जाता है कि वो सटायर है। सटायर को आप वैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यकीनन आप देख लें तो बेहतर ही होगा। सातवां असूल, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हर चीज़ पर सवाल करें। मैं तो कहती हूँ हर चीज़ पर आप सवाल करें, और जो भी खबर आप पढ़ रहे हैं इन पर फ़ौरन भरोसा मत करें, और सवाल ज़रूर उठाएं जिसमें अपने रुझानात और झुकाव को हायल ना होने दें। अगर आपको लगता है कि हाँ ये खबर चूँकि मेरा दिल भी यही कह रहा था तो ये इसी तरह होना चाहिए तो इसी तरह होगा, वो हमेशा उस तरह नहीं होता। हाँ, तो और आपको पता है ना, अभी इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स जितनी कितनी खबरें ऐसी थी जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन लोग उसको डिस्कस कर रहे थे, लोग हमसे पूछते थे, हम कहते थे भाई कम ऑन, कुछ नहीं है ऐसा, जो ऑफिशियल ज़राए आपको बता रहे हैं बस वही तफसील है। अभी हम आगे बढ़ जाएंगे, और हमने सुबह जिस बात का जिक्र किया था, ऑल्दो थिंग्स आर वर्किंग नॉर्मल नाउ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड ट्विटर वगैरह, हाँ वो चल पड़ा है ना? हाँ चल पड़ा है, अभी सारा कुछ रिफ्रेश हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया की मकबूल ऐप ये, लेकिन बड़ी खबर इसलिए बनती है क्योंकि 2.3 बिलियन यूजर्स हैं महाना फेसबुक के, और 2008 में हुआ था तो उस वक्त मिलियंस में थे यूजर्स, तो अब तो आप सोच ही लें कितने लोग इफेक्ट होते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुतासिर हुई हैं। बाय द वे सारी फेसबुक फैमिली है, पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की कंप्यूटर सर्विसेज डाउन हो गई, जिससे यूजर्स को ना सिर्फ पैगाम बल्कि तस्वीर और वीडियोस भेजने में मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ा, और दुनिया भर में मुख्तलिफ सर्विसेज की निगरानी करने वाले आज़ाद इदारे डाउन डिटेक्टर को मुख्तलिफ मुल्कों से व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद होने की 1,000 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई हैं। क्या वजूहात एकदम से हुई, इसी पर ज़रा हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल जी, हम बात कर रहे हैं इस पे, और हमारे साथ IT एक्सपर्ट फॉर्मर हेड ऑफ गूगल इन पाकिस्तान बदर खुशनूद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बदर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वो फेक न्यूज़ और उस बारे में तो हम आएंगे, लेकिन पहले बताएं कि आज सुबह हुआ क्या था। ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब कुछ बिल्कुल ही लगता था क्रैश हो गया सिस्टम। जी बिल्कुल, एक्चुअली बिल्कुल ऐसा ही एक्सपीरियंस था सब यूजर्स का, मेजॉरिटी यूजर्स का। काफी जगहों पे सही चल रहा था, काफी जगहों पे नहीं चल रहा था, काफी डिस्ट्रीब्यूटेड था। एक चीज जो फेसबुक ने क्लियर कर दी है कि एक बहुत आसान तरीका जो हैकर्स यूज करते हैं इस तरह की चीजों को बंद करने के लिए, उसको कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, वो नहीं था, तो उन्होंने उस चीज को रूल आउट कर दिया है। मगर जो अभी पिछले 15-20 मिनट में
रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि एक यूरोपियन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो अंडर द सी केबल या नेटवर्क प्रोवाइडर है, वहाँ ट्रैफिक कंजेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम आई है, विच मीन्स के जिस तरह का हैकर अटैक होता है उसी टाइप की एक अनइंटेंशनल सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन हुई है, इंटरनेट ट्रैफिक कंजेशन। सो जो कि एक नया टर्म है सुनने के लिए हमारे लिए, मगर इंटरनेट ट्रैफिक कंजेशन की वजह से हुआ है और इसको वो और फर्दर देखें। मगर अभी भी कुछ लोगों का एशिया में नहीं पूरा हुआ, फेसबुक आ गया है बट इंस्टाग्राम अभी पूरा रिकवर नहीं हुआ। अच्छा बदर, सॉरी आपसे हम दोबारा तस्दीक करना चाहेंगे इस बात की कि ये कोई अटैक था, कोई हैकर अटैक था, या फिर ये कोई टेक्निकल फॉल्ट या जिसे आप कंजेशन का, ट्रैफिक कंजेशन का नाम दे रहे हैं, ये वही अब तक लग रहा है सबको? फॉल्ट ही है। हैकर अटैक को फेसबुक ने ऑफिशियली अपने ट्वीट के थ्रू क्लियर कर दिया कि वो नहीं है, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि हैकर अटैक नहीं है। राइट बदर, ऑब्वियसली ये जो कल रात से और आज सुबह ये हुआ, इससे एक दफ़ा फिर इस बात का तो हमें अश्योरिटी होगी कि लिटरली अब हम ऑनलाइन और ये व्हाट्सएप ऐप्स वगैरह जो हैं इनके बगैर हम लोग नहीं रह सकते। वी आर सो यूज्ड टू इट। जल्दी से ये बताइएगा, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे फेक न्यूज़ का हम क्या करें? क्या ये हम ही पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द ओनस इज ऑन अस, कि हम खुद इन्वेस्टिगेट करके पता करें कि ये खबर सच्ची है कि झूठी है, या फिर कोई और क्विकर तरीका भी है? बिकॉज नॉट एवरीबॉडी कैन डू दैट। या जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, करना बहुत मुश्किल है, मगर इसके लिए कुछ इदारे काम कर रहे हैं, खासतौर पे नई टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह को वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेहतर किया जा सके न्यूज़ की वेरिफिकेशन को। मगर उसी के काउंटर में जिस तरह ताले और चाबी का इशू हमेशा रहता है कि नया ताला आता है और नई चाबी आती है, फिर जो चोर हैं वो उसकी भी चाबी बना लेते हैं। तो यही मसला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतना ही जितना पॉजिटिव साइड पे इम्पैक्ट ला सकती है उतना ही नेगेटिव फर्दर करती है, उतनी ही फेक अच्छी न्यूज़ भी वो लिख सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी। तो ये और अभी रिसेंटली उन्होंने इस चीज को वैलिडेट भी कर दिया है यूएस में एक रिसर्च करके कि उन्होंने सिर्फ 3 पॉइंटर्स दिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन को, और उसने विद इन सेकेंड्स उसके ऊपर ऐसी खबर लिखी कि जैसे बिल्कुल एक रियल खबर लगता है कि ट्रेन में आग लग गई, ये हो गया वो हो गया, पूरी स्टोरी उसने बना दी इंस्टेंटली। और उनके डीजी ने ये कह दिया, उनके जीएम ने वो कह दिया। सो इट रियली लुक्ड लाइक अ रियल न्यूज बट इट वाज प्योरली अ फेक न्यूज। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, मगर इसमें सबसे बड़ा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वही सबसे बड़ा इसका आसान हल है इस वक्त, क्योंकि अभी कोई फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी नहीं है जो इसको काउंटर कर सके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच बदर खुशनूद हमसे बात कर रहे थे, और बात ही आ गई इन द सेंस कि अपनी तहकीकात अभी कर लें। अभी चीज़ें डेवलप हो रही हैं जो कि खुद ही डिसाइफर कर लेंगे क्या फेक न्यूज़ है, क्या ऑथेंटिक रियल न्यूज़ है, लेकिन तब तक प्लीज हर चीज ना माने दैट यू सी ऑनलाइन। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज, इंतखाबात से पहले आमतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ बात करने वाली कांग्रेस का इस बार कुछ और नारा है। वो पाकिस्तान से उठने वाली अमन और दोस्ती और मोहब्बत की आवाज़ की हिमायत कर रही है। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी का कहना है कि मोदी बताएं भारत की फितरत जंग है या अमन। उनका सवाल था कि आपको महात्मा गांधी का मुल्क चाहिए या उनके कातिल का। राहुल की बहन और कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी का कहना है कि मोदी सोच से निजात किसी आज़ादी से कम नहीं है। और आपको एक दफ़ा याद दिला दें कि भारतीय इंतखाबात में पाकिस्तान का अंसर हमेशा से अहम रहा है और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी हर बार इंतखाबात से कबल पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ इस्तेमाल करती रही है। इस दफ़ा कांग्रेस का बदला हुआ लहजा हिंदुस्तान की सियासत में भी तब्दीली का पता दे रहा है। साथ ही जावेद अंसारी ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया अंसारी साहब, अपने वक्त दिया। बताइएगा कि कांग्रेस माजी के इलेक्शंस में हमने देखा है कि जंगी और जारहाना किस्म का नजरिया लेकर आती रही है, लेकिन इस बार जहां बीजेपी की सियासत है, कांग्रेस का मूड बिल्कुल अलग लग रहा है। वजह क्या है? देखिए, पहले तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ये बहुत ज्यादा सही है कहना कि कांग्रेस हमेशा जंग की बात करती थी। ऐसा नहीं है, इस बार कुछ ये मुद्दा ज्यादा चर्चा डिस्कशन में है। वो इसलिए क्योंकि पुलवामा का हादसा हुआ, उसके बाद वो झड़प हुई पाकिस्तान के साथ, लेकिन यहाँ का जो पहला राउंड है इलेक्शन का, उसमें अभी 3 हफ्ते बाकी हैं और इंतखाबात चलेंगे मई 17 मई 19 तक। तब तक क्या ये मुद्दे रहेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमेशा इलेक्शन जो आवाम से जुड़े मुद्दे हैं उन पर लड़ा जाता है। इकॉनमी पे, नौकरियों पे, जो किसानों की हालत है उन पे, या इकॉनमी की जो हैंडलिंग है उस पर। और जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी कोशिश यही है कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे क्रिटिसाइज करें, न कि वो जंग के बारे में बात करें।
अंसारी साहब, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान के साथ टेंशन के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये सब इलेक्शन के लिए किया गया, तो क्या कांग्रेस को इसका फायदा हुआ, मकबूलियत बढ़ी इस पार्टी की? देखिए, जहां तक कांग्रेस का स्टैंड है, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने इसको इनिशिएट किया, आर्टिकुलेट किया, वो यही था कि इस सवाल पे हम मौजूदा सरकार के और अपनी फौज के साथ हैं। इंडिविजुअल लीडर्स ने कुछ कहा हो मुझे नहीं पता वो, लेकिन जो कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है वो यही है। और तमाम पार्टियों की, हिंदुस्तान में जितनी तमाम जो सियासी जमातें हैं, सबका एक ही राय था कि इस मुद्दे पे हम आपके साथ हैं और जंग कोई भी नहीं चाहता था। सबका ये कहना था कि इसको बचाया जाए, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये बात आगे न बढ़े। लेकिन किसी भी पार्टी ने ये खुल के कभी ये नहीं गवर्नमेंट को ऐसा इल्जाम लगाया, इंडिविजुअल लीडर्स में हो सकता लगा। अच्छा, अब ये डिवीजन अंसारी साहब बड़ी क्लियर हो रही है। बीजेपी तो अपना रिवायती एंटी पाकिस्तान एजेंडा इलेक्शन में इस्तेमाल कर रही है, कांग्रेस ऑन द अदर हैंड ट्रैक बिल्कुल ही अलग किए हुए है। तो इस तरह वोट तकसीम नहीं हो जाएंगे, एक दूसरे का वोटर किस तरह तोड़ा जा सकता है? कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है इन दोनों पार्टियों में। देखिए, कांग्रेस का और ऑपोजिशन का जो स्ट्रेटजी है वो क्लियर है कि वो 5 साल के गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस पे वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो नौकरियों की कमी की बात कर रहे हैं, वो किसानों के मसाइल की बात कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक जो मिसहैंडलिंग है उनके सोचने में, उसके बारे में वो कह रहे हैं। वो गवर्नमेंट को और चीजों पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नेचुरल बात यह है कि कांग्रेस जहाँ ऑपोजिशन कमजोर, जो गवर्नमेंट की कमजोर कड़ी समझता है, उस पर ही वो वार करेगा। ठीक है, आपका जावेद अंसारी भारतीय सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, टाइम खत्म हो गया, लेकिन आज जो हमने औरत मार्च की बात की, पोस्टर्स की बात छेड़ी है, आपके ऑलरेडी हमें ट्वीट्स आना स्टार्ट हो गए, आपके ओपिनियंस आना स्टार्ट हो गए, तो लिहाजा वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल। कल हम करेंगे, हम कुछ गेस्ट भी इन्वाइट कर रहे हैं, तो उनसे भी ये बात करेंगे। लेट अस हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन और दोनों पर्सपेक्टिव हम लेने की कोशिश करेंगे कि लाइन जो ड्रॉ की गई थी वो लाइन कहाँ ब्लर हो गई और कहाँ फिर दूसरी तरफ से भी अटैक इतने हो गए कि फिर उसी बात पर बात आ गई कि ये होता है इसलिए ये होता है। और लाइंस क्यों ड्रॉ हो रही हैं, मतलब कि क्या हो रहा है, तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। दैट विल बी टुमारो। और अभी हम जा रहे हैं। Take care. Have a great day. Have a great day.